मरकज में निगरान हुकूमत क़याम पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जोड़ तोड़ जारी है। जबकि अगर हम सिंध की बात करेंगे, ज़ाहिर है सिंध असम्बली के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर भी निगरान सेटअप ने आना है और इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें अपोजिशन जमातों की अगर हम बात करें तो MKM पाकिस्तान और GDA ने निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। ज़ाहिर जो नाम उनकी तरफ से दिए जाएंगे, तो हम दोनों जमातें फ़िलहाल ये नाम मीडिया में बताने के लिए तैयार नहीं। वैसे सबीन, ये हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, चाहे निगरान वज़ीर आज़म का मामला हो या निगरान वज़ीर आला की बात हो, बताया नहीं जा रहा। कहते कबलस वक्त है, कबलस वक्त है, एक लफ्ज सबने सीखा हुआ है। असेंबली कबलस वक्त तहलील हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर अवाम या मीडिया ये सवाल करे कि क्या कौन है निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत में, क्या किस किस्म का आप सेटअप लेकर आ रहे हैं, तो बात ये की जाती है कबलस वक्त है। चले इस पर बात कर लेते हैं। जनाब MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं बताएंगे फिर नाम, यही फैसला है आपकी जमात का? देखिए, वज़ीर आज़म कोई भी बने या वज़ीर आला भी कोई भी बने, मेरे ख्याल में इस वक्त जो अहम सवाल हम सब के सामने कि हमें अब पाकिस्तानी कौम को बनाना है। देखिए, ये आज़ादी का महीना है और ये निगरान हुकूमतें आती हैं जाती हैं, इसी तरह मुंतखब हुकूमतें भी आती हैं और जाती हैं। फारूक भाई, इस बार वाकई आपको लगता है कि निगरान हुकूमत आएगी और जाएगी, या कि इस बार वाकई माहौल डिफरेंट है कि आएगी पर जाएगी कब ये किसी को पता नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में जो भी आएगा उसको जाना तो है ही ना। और ये जो स्पेकुलेशन होती है वो इसीलिए होती है कि हमारे सारे निज़ाम में एक लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, एक बदएतमादी है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, माजी में भी इस तरह की सूरत हाल का सामना हमें रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब हमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। इस वक्त मुल्क जिस नहज पे चला गया है, कोई भी जमात मेरे ख्याल में ये जाहिर है उस पे जो फैसले हैं फारूक साहब वो बहुत ध्यान से लेने वाले होंगे, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो फैसले लेने वाले होंगे। आपने कहा कि जो भी आएगा उसको जाना तो है। सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि आएगा, क्या वक्त पे जाएगा कि नहीं आएगा, ये एक सवाल है। दूसरा फारूक साहब, आपने कहा कि अभी इस वक्त मुश्किल फैसले भी लेने होंगे और बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा, तो निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी अभी इस सारे वक्त में। आपकी जमात की तरफ से, MQM की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के लिए कितने नाम और किस किस का नाम गया हुआ है? देखिए, हमारी तरफ से तो जो मौजूद तरीन उम्मीदवार हमारे पास है वो हमने प्रपोज किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने। वो कामरान टिसोरी भाई साहब है जो गवर्नर सिंध है, और गो कि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। टिसोरी साहब जी है, गो कि उनकी ज़रूरत हमें यहाँ है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुल्क के वसीतर मफाद में जिस तरह उन्होंने गवर्नर हाउस को एक अवामी गवर्नर हाउस बनाया, वो अवामी गवर्नर बने, और उसके साथ साथ बाकी फलाही काम तो अपनी जगह पर हैं। रमज़ान की इफ्तार अपनी जगह पर, ईद की चूड़ियाँ और मेहंदी, मेरी वो सारे काम अपनी जगह। लेकिन फारूक भाई, क्या इस वक्त में इतने जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत हो रही है, जिन नामों पर डिस्कशन हो रही है, कि अभी तक उस डिस्कशन में कामरान टिसोरी साहब का नाम मौजूद है? देखें, ये इस्तेहकाक तो बिलाखिर वज़ीर आज़म का होगा और PMLN बड़ी जमात है उसी का होगा। लेकिन उनका भी रवैया मेरे ख्याल में यही है कि वो जो अपनी तरफ से भी अगर कोई नाम फाइनल करेंगे, PDM की तमाम जमातों के बाहम सलाह मशवरे के बाद, और जिसमें पीपल्स पार्टी को भी वो शामिल करेंगे, तो वो नाम भी हमारे सामने रखे जाएंगे। हमसे उस पर मशावरत होगी, हमसे भी मशवरा लिया जाएगा। और हमने भी कोई ये नहीं कहा कि अगर हमने कामरान भाई का नाम दिया तो हम इस ज़िद पर हैं कि कामरान भाई को करना। हमने तो ये ऑफ़र किया, अगर आपके पास कोई दस्तियाब नहीं, देखे ना गवर्नर का जो IT इनिशिएटिव है, 50,000 तलबा और तालबात जो फाइनली 5 लाख लोगों में से सिलेक्ट होंगे, उन्हें 10 लाख वाला जो है वो कोर्स पढ़ाया जाएगा, 10 लाख रुपए जिसमें लगते हैं पूरे साल भर के। और एडवांस ट्रेनिंग है IT की, मेटावर्स है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, Web3 है, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसकी बड़ी रिकॉग्निशन है। पाकिस्तान में भी तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस ने कहा इन बच्चों को हम ले लेंगे। UAE के, कतर के जो काउंसिल जनरल, उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही बच्चे फारिग होंगे हम अगली फ़्लाइट से उन्हें वीज़ा देकर दुबई भेजने के लिए तैयार है, उनके लिए वहाँ जॉब्स भी दस्तयाब है। तो मेरे ख्याल में
ये इनिशिएटिव गेम चेंजर है और हमें कौमी सतह पर भी इस तरह के बड़े इक़दाम करने होंगे और फोकस करना होगा कॉरपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को इसमें शामिल करके अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को, तालिब इल्मों को एक मौका देना होगा, क्योंकि वो तंग है, बेजार है कि मुंतखब हुकूमत आती है तो कोई उससे सिलेक्टेड कहता है, फिर दूसरी हुकूमत आती है तो वो इम्पोर्टेड होती है, फिर अब ये निगरान हुकूमत आ रही है, अब ये सिलेक्टेड होगी, ये इम्पोर्टेड होगी। तो आवाम वाकई थक चुकी है ये सारी बातें सुन के, जो कि सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती हैं। होंगी, सारे रियासती इदारे, आईनी इदारे भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और हम सब अपनी जिम्मेदारियां अगर सही तरह से अदा करें तो मैं समझता हूं कि लोगों की मायूसी को उम्मीद में बदला जा सकता है। अब जरा बात करते हैं, लोग अपना जो जिस शोबे में भी है मेहनत के साथ और एक जज्बे और लगन के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वक्त बड़ा क्रूशल है। इसमें बहुत सारी गलतियों से गुरेज करना है और आगे इज्तिमाई मकसद के लिए काम करना है, एक कौमी एजेंडा वज़ा करना है जिसमें चार्टर ऑफ इकॉनमी है, चार्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है और चार्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट है। ये सारे अगर तय होंगे फिर कराची का किरदार बिल्कुल माइनस है। जो चलता है, पाकिस्तान चलता है, इस्लामाबाद चलता है, पिंडी चलता है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ों पर भी सोचना होगा। निगरां वज़ीर आज़म का एक जो ठीक है, फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं और ज़रा हम निगरां सेटअप पर बात करें, चाहे निगरां वज़ीर आज़म की बात हो या निगरां वज़ीर आला का जिक्र हो। चूँकि निगरां वज़ीर आला की जब सभी हम बात करते हैं तो 3 नाम जो कि MKM और GDA की तरफ से दिए गए हैं और नाम कुछ सामने तो आए हैं, वो फारूक भाई ज़ाहिर इस पर बेहतर राय दे सकते हैं कि वो नामों में कितनी हकीकत है। शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका और सफदर अब्बासी साहब। फारूक भाई, ये 3 नाम जो मैंने लिए हैं, क्या वाकई यही 3 नाम है, शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका, सफदर अब्बासी, जो वज़ीर आला के लिए, निगरां वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए गए आप लोगों की तरफ से? देखें, मैं कहूँगा कि हाँ, ये नाम भी ज़ेर गौर है और ये नाम भी दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीग़े रास में रखने की ज़रूरत नहीं। शुएब सिद्दीकी का नाम और जो यूनुस दागा का नाम तो पहले हमारी तरफ से फ्लोट हो चुका है और उसमें GDA की तरफ से भी जो 6-7 नाम आए हैं उसमें मेरे ख्याल में सफदर अब्बासी साहब का नाम भी है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल है। तो आप लोगों की ज़रा मुशावरत तो हो गई, अब 3 नाम क्या फाइनल हुए आपकी और GDA की तरफ से? 3 नाम मेरे ख्याल में इसमें कोई हमारे दरमियान इख्तलाफ नहीं होगा। उन्हें हमारे नामों पर भी इत्तफाक है, हमें उनके कई नामों पर इत्तफाक है। जो उन्होंने नाम दिए वो बहुत बेहतर और बहुत मुनासिब है और सुलझे हुए बड़े ज़ीरा। चलो यूं कर लेते हैं फारूक भाई, यूं कर लेते हैं, शुएब सिद्दीकी पर क्या सबका इत्तफाक है? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर इख्तलाफ किसी का नहीं है। यूनुस ढाका साहब पर भी ऐसे ही किसी का इख्तलाफ नहीं है। सफदर अब्बासी साहब का नाम सब ऐसे ही और बाकी किसी में भी। और कौन से नाम है, और कौन से नाम है जिस पर आपको लगता है किसी का इख्तलाफ नहीं है इन 3 नामों के अलावा? देखिए नाम और भी हैं, जैसे रहमत जाफरी साहब एक साबिक जज होते थे, उनकी भी इंटेग्रिटी बड़ी इम्पैकेबल है और उन्होंने भी, उनका करियर बड़ा साफ रहा है और गैर मुतनाज़ रहा है। यूनुस दागा हो, शुएब सिद्दीकी हो, रहमत जाफरी हो, फिर सफदर अब्बासी एक बड़े मंझे हुए तजुर्बेकार ज़ीरक सियासी अकाबिर हैं और मेरे ख्याल में उनके क्रेडेंशियल्स भी बड़े वाज़े हैं। लेकिन इसी में फारूक भाई, अगर ये 4 नाम हम इस वक्त सोच लेते हैं, शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढाका, सफदर अब्बासी और रहमत जाफरी, इन 4 नामों में से एक ऐसा कौन सा नाम है जो आपको लगता है कि जब आप मुराद अली शाह साहब से डिस्कशन करेंगे तो वो भी कहेंगे कि नाम ऐसा है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है? हाँ। मैं समझता हूँ कि इनमें से किसी पर भी शक व शुबा नहीं होगा, लेकिन यहाँ बात आती है अपने सियासी, जमाती और गिरोही मफादात की। और 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मसनूई अक्सरियत पर बार बार अपना वज़ीर आला बनाकर बिला शिरकत गैर इख्तियार इख्तियार वसाइल पर जिस तरह कब्ज़ा रखा है और दही सिंध तो दही सिंध, शहरी सिंध के लोगों को भी जिस तरह बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा और जिस तरह की लूट मार हुई और जो सियासी मफादात उनके इन 15 सालों में कायम हुए, अपनी अगली हुकूमत को भी इंतखाबात के ज़रिए लाने में बाई हुक और क्रुक जिस तरह वो कराची में अपना मेयर ले आए, बहुत
कम वोट पर अपने हल्के बनाए, बहुत ज़्यादा वोट पर हमारे हल्के बना दिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जमात इस्लामी को और हमें। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, तो इन सारी बातों में निगरां हुकूमत का हर हाल में बहुत गैर जानिबदार होना। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं आपकी बातों से फारूक साहब कि आप काफी फ्लेक्सिबल भी आप दिख रहे हैं कि चलें ये हमारी तरफ से नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं, बाकी जो सिलेक्ट होता है ऑब्वियसली उसको आप एक्सेप्ट भी करेंगे। अब जरा बात करते हैं उन वादों की जो कि शहबाज शरीफ साहब ने आपसे किए, और उन वादों का जरा हमें बताएं कि कितने वादे थे, उनमें से जो पूरे हो गए, कौन से हैं जो कि अभी पूरे हो रहे हैं और आगे पूरा होने का इरादा है? देखें, मेरे ख्याल में K4 जो है वो उसमें मरकज़ की तरफ से, वफाक की तरफ से जो फंड्स आने थे, जिस वक्त आने थे, इतना पुश किया गया सूबाई हुकूमत को कि बिलाखिर चौथी मरतबा जब वज़ीर आला हाउस में इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया, तो चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ये कहा, चेयरमैन ने, उन्होंने खुद ये कहा कि भाई अब ये मंसूबा शुरू हो जाएगा क्योंकि चौथी मरतबा ये संगे बुनियाद आपने रखा है। तो मेरे ख्याल में जब किसी सूबाई हुकूमत जिनकी है, जिस पार्टी के उसके सरबरा अगर ये कहें, तो इसका मतलब है कि देखिए वफाक से तो सारी बातें हो रही हैं, मसला सारा सूबाई हुक्मरानी का है, यहाँ की गवर्नेंस का है, तो ये मसला है। इसी तरह सर्कुलर ट्रेन के लिए वहाँ से वो है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ से जो पूरी सपोर्ट है, ज़मीन की अलॉटमेंट सारी चीज़ें हो गई हैं, खासा बेहतर माहौल बना हुआ है। लेकिन इसमें एक मामला बहुत आम है फारूक भाई, वो आपकी तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कुछ और जमातों की तरफ से भी उस पर बात की गई कि मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा, लेकिन किया गया, यूनानिमसली किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में। तो पहले आप लोग कहते रहे, मीडिया में भी कहते रहे कि ये नतीजा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसको कह दिया कि ओके है। नहीं, मुतमईन तो हम अब भी नहीं है, तसल्ली का इजहार तो हमने अभी भी नहीं किया। हमने कहा कि 3 करोड़ का हदफ है और 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। ये तो वो आबादी गिनी गई जो मुस्तकिल पते जिनके कराची के, हमें लगता है कि आर्जी पते जिनके, उनको कराची में नहीं गिना गया, जबकि खाते कराची में है, कमाते कराची में है और उनका गुज़र बसर, उनका सब कुछ जो है वो कराची में है। उसके बावजूद तो ये बहुत सारे लैक्यूना है, कई इमारतों को सही नहीं गिना गया, नई बस्तियों को, कच्ची आबादियों को, पहाड़ों पर रहने वाले मेरे। तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम स्टेक होल्डर्स ने कैसे इसको वोट कर दिया, कैसे इस पर उन्होंने कह दिया कि ठीक है सब कुछ? देखिए, हमारी नुमाइंदगी तो है नहीं काउंसिल ऑफ कॉमन, आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे लिए उम्मीद की एक किरण जो हमारी, हाँ ना, सूबों की, और सूबों में एक बड़ी जमात अगर हम पे काबिज हो, हमारे हुकूक पर, हमारे वसाइल, हमारी ज़मीनों, हमारे इख्तियार, हमारे इक़्तिदार, बल्दियाती निज़ाम और सारी चीज़ों को जो है वो एक कब्ज़ा करके कॉलोनी बनाने का जो उसका एक इरादा रहा है, तो उसके बाद लेकिन हमने कम से कम ये ज़रूर किया कि हमने निगरानी की, चौकीदारी की, सबूत शवाहिद दिए, डिजिटल डेटा से जब नहीं फारूक भाई, अगर आप लोग पहले कहते रहे कि आप लोग नताइज को तस्लीम नहीं करते, फिर आप लोगों ने रिजर्वेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखी, फिर आपकी तरफ से कमेटी बनाई गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कमेटी बनाई, फिर मीटिंग्स हुई और कमेटी ने ज़रा मुतमईन करना था इस मामले को। इसका मतलब क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दे दिया आपको? क्योंकि वादे आपसे कुछ और थे, बात कुछ और थी, लेकिन वहां पर जाकर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कह दिया कि ये नताइज ठीक है। मैं क्या समझूं इसको? क्योंकि अगर आप अभी कहेंगे कि नुमाइंदगी नहीं थी, वो बात समझ आती है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं कि मरदमशुमारी के नताइज ठीक थे, नई हल्का बंदियां होंगी, नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होंगे, कल को आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं मानेंगे फिर वो। देखिए, हम इंतहाई सोच रखने वाली सियासी जमात भी नहीं है कि हमने कहा कि चूंकि एक तासुर है, बहुत सारे बड़े बड़े अकाबिर कह चुके 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी तो इससे कम होगी, हम नहीं मान, ये बात नहीं है। बात है ये बाजियाबी का, 5 दहाइयों से हमारी आबादी को मुसलसल दबाया, छुपाया और लापता किया जा रहा है, और अगर वो बाजियाब होना शुरू, 70 लाख लोग इस मरतबा बाजियाब हुए हैं, और ख़ास तौर पर 45 लाख का जो नेट इजाफा 2017, ये 27% का इजाफा है, जबकि बाकी सिंध में
12% का इजाफा है, वरना बाकी सिंध में 2 गुना इजाफा होता था और कराची में उसका आधा होता था। तो इसका मतलब ये कि अब बातें अब आदाद शुमार सही सिंध में जा रहे हैं और रिकवरी हो रही है। ये पहली रिकवरी, बड़ी रिकवरी हुई है। और कराची की आबादी पूरे सिंध का पहले 33% से ऊपर जाके नहीं, अब 37% आ गई है। तो इसका मतलब 4% कराची की आबादी में इजाफा होना, सिंध की आबादी में हमारी स्पेस का बढ़ना, ये हमारे लिए कम से कम पहला खुशकुन और खुश आइन जो है एक अमर है। और इसको लेकर हमें उम्मीद है कि जब आइंदा ये मरदमशुमारी होगी तो और बड़ी आबादी रिकवर होगी इंशाल्लाह, जब डिजिटल बुनियाद पर होगी। ठीक है फारूक साहब, बड़े पुरुमीद आप नजर आ रहे हैं कि आगे चल के ये ठीक हो सकता है। मुतालबा था हल्का बंदिया जी। अच्छा फारूक साहब, आप जरा निगरान वज़ीर आज़म की बात करते हैं। सबको इंतजार है कि क्या नाम सामने आएंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस वक्त काफ़ी नाम हैं, 2-3 नाम तो बड़े स्ट्रांगली सामने सरफेस पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं। आप किसको निगरान वज़ीर आज़म देख रहे हैं अभी? देखिए, कामरान टेसोरी बहुत मौजू उम्मीदवार हैं। फिर तसद्दुक जिलानी, मैं समझता हूँ कि वो किसी के भी नॉमिनेटेड हो या प्रपोज हो, मेरे ख्याल में उनकी भी एक करियर इंटेग्रिटी बड़ी लोगों के सामने तस्लीम शुदा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रमदे साहब, जो शायद PMLN के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये वो उम्मीदवार है जो कि मेरे ख्याल में बेहतर मुनासिब है। फिर हफीज़ शेख जो है वो भी हर लिहाज से माशी माहिर हैं और ज़रूरत भी इस बात की कि एक ट्रांचे या किस्त IMF की आ गई, दूसरी आनी है केयर टेकर हुकूमत के दौरान ही आएगी मेरे ख्याल, और तीसरी फिर अगली मुंतखब हुकूमत जब आती है उसके बाद आएगी। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें इन्हीं नामों के गिर्द में। फारूक साहब, ये नाम तो चले, ये तो ऑलरेडी नाम सामने है, सारे नामों में ये नाम तो ऑलरेडी सामने है। आपके तजुर्बा के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन बन सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? इन चारों में से बता दें। इन चारों में से बता दें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर 4 उम्मीदवारों के मैंने नाम लिए जिनके नाम आए हैं तो मैं इनमें से किसी को कहूँ ये बेहतर वो बेहतर, इनमें से कोई भी है, वो उम्मीद यह है कि वो गैर जानिबदारी के साथ इंतखाबात का इनकाद है, जो हल्का बंदियाँ होनी है और उसी में जो मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम का बिल्कुल ज़ाहिर मईशत के हवाले से भी बहुत चैलेंजेस, और फिर उसके बाद ज़ाहिर इंतखाबात कराना। फारूक भाई, इंतखाबात कब देख रहे हैं? 2024 में देख रहे हैं? देखें, मैं स्पेकुलेशन क्यों करूं, मैं तजिया निगार नहीं, मैं तबसरा निगार नहीं। मैं तो आइन के मुताबिक अगर जहां हल्का बंदियाँ लाजमी, अब मर्दमशुमारी का ऐलान हो गया और इलेक्शन कमीशन से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें 4 माह चाहिए और हम अगर उनसे ये कहें कि दिन रात काम करें तो 3.5 माह में ये काम मुकम्मल हो सकता है। निगरान हुकूमत के 90 दिन है, बाकी 15 दिन और लेके 11 नवंबर की जगह 26 नवंबर को अगर इलेक्शन होते तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। और एक गलत अगर दुरुस्त हो जाएगा, जो साल से महरूम है, नुमाइंदगी कम, फंड्स कम, और एक शहर जो पूरे मुल्क को चलाए, अगर उसी को इग्नोर कर दें तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि दूध देने वाली गाय को आप इसी तरह ज़बा करते रहें, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भी ज़बा करते रहें। मेरे ख्याल में बस मुर्गी और गाय का और कराची का ख्याल रखना ज़रूरी है मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा फारूक भाई, एक चीज़ और भी, शायद थकान अब्बासी साहब का एक कमेंट जिस पर हम ज़रूर आ चाहेंगे, आपकी राय भी लें। वो कहते हैं बदतरीन पार्लियामेंट साबित हुई है इस दफ़ा की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे ख्याल में जिस तरह की सूरत हाल रही, अगर PTI की हुकूमत को बरतरफ किया गया था और इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही गया था, तो उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब ओथ लेने के बाद अगर नए इंतखाबात का ऐलान कर देते तो ये उस हुकूमत के 4 साल, उससे पहले के कई सालों का जो बोझ था, वो इस 1.25 साल में वो बोझ उठाते ही रह गए और अपनी तरफ से कोई इक़दाम करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। IMF के साथ उन्होंने भी बहुत लेट माहिदा किया क्योंकि IMF तैयार नहीं थी। PTI ने जो पहला माहिदा किया वो बहुत लेट किया। 4 उनके वज़ीर जो मालियात हैं, वज़ीर ख़जाना, वो चेंज होते रहे। इन्होंने 2 वज़ीर ख़जाना चेंज किए। तो मेरे ख़्याल में खुद हुकूमतों ने और सियासी जमातों ने साबित किया है कि उनका अपना इंतखाब भी सही नहीं है। तो फिर जाहिर है कि पार्लियामान पे इस तरह की बात जो है, जाहिर है फिर इस तरह के कमेंट्स भी सामने आएंगे। फिर शायद थकान अब्बासी की तरफ से भी जो बात की गई, आपकी राय, बिल्कुल आपकी राय जो है वो काबिल एहतराम है हमारे लिए भी। फारूक साहब, अभी चलें थोड़ा सियासी माहौल से हट के ज़रा बात करते हैं, सियासत से हट के।
आज़ाद की बात करते हैं जनाब। जश्न आज़ादी और 14 अगस्त भी करीब है, पसंदीदा मिली नगमा आपका कौन सा है? मेरे ख्याल में सोनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान। सुनाएंगे कौन सा? मेरे ख्याल में शहनाज बेगम ने उस जमाने में, नहीं मेरे ख्याल में मिली नगमा कोई भी इसके बैकग्राउंड में चला दे और हम लोगों का मूड क्यों खराब करें। अच्छा दो लाइंस अगर आपसे रिक्वेस्ट करें। ठीक है, सोहनी देखिए, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश रहें जी, सबको मुबारक।